हेलो एंड नमस्कार। हरी स्वागत है आप सभी का सीआरपीसी के इस स्पेशल एक क्लास खल्लास के अंदर। देखिए, आपसे शुरुआत में एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग अभी रात के समय के अंदर भी एकदम एक्टिव मोड के, उसका मतलब आपसे बड़ा जुनून जो है ना अभी किसी और के पास में नहीं हो सकता। तो शुरुआत करेंगे हम एक बात से, और वो बात कौन सी, ध्यान रखना। इंसान जब अपनी निगाहें ठान लेता है ना, कहीं पर टिका लेता है ना कि वो मुझे प्राप्त करना ही करना है, वो अचीव करना ही करना है, तो नो वन कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। और इसीलिए तो कहा जाता है कि निगाहें तुरक आसमां पर, घुमा दे तुरक दरिया का, तू बन जा वो समंदर, पार सके ना कोई, जो आगे तेरे अंदर ललकार सके ना कोई। आज अगले 2 घंटे तक ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगले 2 घंटे तक ना आपको पलकें झपकानी है, ना आपको अपने हाथ से पेन छोड़ना है, और ना ही जो आपके पास पेजेस है, जो आपके पास रजिस्टर है, वो आपको किसी भी वे में पीछे रखना है। ठीक है। अब देखो, आज की क्लास बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली, मैं पहले से कह रहा हूं, एडवांस में कह रहा हूं। आप लोगों को अपना जो स्टेमिना है वो बना के रखना है। मैं उम्मीद करता हूं अदरक की चाय पीकर बैठे होंगे, राइट। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तैयार हो? अरे 500 कैंडिडेट शुरू हो जाए तो भी क्लास को शुरू कर देते हैं। 487 फटाफट बाकी कैंडिडेट्स को जोड़ दो। 500 के साथ में आज की क्लास आगाज होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, एक ऐसा कानून जिसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। आज उस कानून की क्या बजाएंगे, बैंड है जो बजाएंगे। चलिए अब देखो, 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे है, समय बढ़ भी सकता है। ठीक है, आपको 2 घंटे तक एकदम इत्मीनान से सारी बातों को नोट करना है। नंबर 1 चीज आपके पास अभी क्या होना चाहिए, सीआरपीसी का बेयर एक्ट आप अपने पास अभी लेकर बैठोगे। ठीक है, एक हाइलाइटर आपको लेकर बैठना है, और साथ ही साथ में एक पेन भी आपको लेकर रखना है। ठीक, मैं यहां पर आज की क्लास के अंदर आपको बकायदा इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी बताऊंगा, और इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अलावा जहां तक संभव होगा बाकी के पोर्शन को भी क्या करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। जस्ट गिव मी अ थम्स अप, वॉइस क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्मेशन दे दो मुझे, ताकि किसी भी तरह का कोई टेंशन माइंड में, सभी को थम्स अप देना है। एक बार थम्स अप दे दीजिए कि सर ऑडियो एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है सर, मस्ती से आज तो आपकी क्लास को क्या कीजिए, शुरू है जो कीजिए। एक भी मिनट आपको आज की क्लास का मिस नहीं करना है। ध्यान रखना, आज रिकॉर्ड तोड़ना है तो तोड़ना है। आज 1000 से ऊपर रिकॉर्ड जाएगा तो लगेगा कि आप लोगों ने मेरे दिल की बात रखी है। और रही बात सीआरपीसी का, तो आजा भाई सीआरपीसी, आज तेरा नंबर लगाते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी तरह का कोई भी जो कानून होता है ना, वो अपने आप में सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट लेकर नहीं बैठता है। उनमें से कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जो अपने आप में सप्लीमेंट्री होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी मेन की वर्ड को क्या करते हैं, अपने आप में जो है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। ठीक ठीक उसी तरीके से हमारे सामने भी यही कानून जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का आने वाला है। देखिए, कहने को तो इसके अंदर क्या है, 484 सेक्शंस हैं, जो अपने आप में 37 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड हो रखा है। हम सभी जानते हैं कि सीआरपीसी अपने आप में 2 भागों में डिवाइड होती है। पहला भाग इसका ये होता है जो प्री ऑफेंस, ऑफेंस होने से पहले, यानी कि प्रिवेंटिव पार्ट पोर्शन जिसको कहा जाता है, अपराध को रोकने वाला, और दूसरा होता है पोस्ट ऑफेंस, यानी कि अपराध होने के बाद में। ठीक है, आपको सीआरपीसी के 3 हिस्से मिलेंगे, वापस सुन लो, 3 हिस्से आपको मिलेंगे। एक होगा आपके प्री ऑफेंस, यानी कि अपराध से पहले वाला मामला। दूसरा आपके हिस्सा होगा पोस्ट ऑफेंस, कौन सा, अपराध हो चुका है अब उसके बाद का सेगमेंट। उसके बाद में एक 20 सेगमेंट और आता है जिसको बोला जाता है जनरल सेगमेंट। यहां पर आपको जनरल बातें मिलेगी, जैसे सीआरपीसी का एप्लीकेबिलिटी कहां पर होगा, नंबर 1, सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल कोर्ट आप किसको कहेंगे, सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल कोर्ट की जो है पावर क्या होगी, इन क्रिमिनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या होगा। ये बेसिक बातें जो है ना वो आपको यहां पर देखने को मिलनी है। और जैसे लिमिटेशन वाला पोर्शन जो है वो आपके सामने आएगा। ठीक, मिसक्लेनियस पार्ट जो है, ये सारी चीजें वो है जो बेसिकली क्या है, जो डायरेक्टली कनेक्शन नहीं जुड़ता है इनका, प्रिवेंटिंग पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, और उसके बाद में जो ट्रायल वाला पार्ट है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। देखो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन प्रिवेंटिव पार्ट। क्या कहेंगे इसको, प्रिवेंटिव। और ये कौन सा होगा, ये होगा आपके ट्रायल वाला पार्ट। ट्रायल वाला पार्ट फिर से 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो आपके आ जाएगा प्री ट्रायल, ट्रायल से पहले, एक आपके आएगा ड्यूरिंग ट्रायल, और एक होता है आपके पोस्ट ट्रायल। जितने भी 37 चैप्टर्स हैं उनमें से हर एक चैप्टर किसी न किसी कैटेगरी के अंदर क्या होगा, कवर है जो होगा। या तो वो चैप्टर प्रिवेंटिव नेचर का होगा, नंबर 1, या वो चैप्टर जनरल कैटेगरी का होगा, नंबर 2, या वो चैप्टर प्री ट्रायल का होगा, या वो ड्यूरिंग ट्रायल का होगा, या वो पोस्ट ट्रायल का होगा। इन 5 के अलावा कोई छठी कैटेगरी आपको सीआरपीसी के अंदर नहीं मिलेगी। ये तो आपको पहली बात ध्यान में रखनी है। क्या मेरी आवाज इको हो रही है, परफेक्ट? अगर परफेक्ट है तो थम्स अप कर दो।
यानी कि अगर बाकी कैंडिडेट्स को देखो, कोई भी कैंडिडेट मैसेज करता है कि मेरे को आवाज नहीं आ रही, मेरे को वीडियो नहीं आ रहा है, तो बाकी के कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी है कि आप उसको उसका रिप्लाई करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं इस केस में बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हूं, मैं सीधा मुद्दे पर चलता हुआ रहूं। ओके, देखो आप लोगों ने बहुत विश्वास के साथ आज की क्लास का इंतजार भी किया, आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हो, मुझे पता है आप अपने दिल से सपोर्ट कर रहे हो, और इसीलिए आज की क्लास दिल से दिल तक होगी। देखिए अब यहां पर बात करते हैं अपन कि हमारे सामने सबसे पहले शुरुआत का जो चैप्टर आता है, यानी कि सेक्शन आपका जो चैप्टर है 1 से लेकर 5 तक, इस बेसिक वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें मिलेगी आपको। इस बेसिक वाले चैप्टर में एक तो प्रीलिमिनरी पार्ट सेक्शन 1 जो कहता है कि सीआरपीसी होल ओवर इंडिया में लागू होती है, इसमें कुछ नया पॉइंट है नहीं। सेक्शन 2 जो आता है जहां पर डेफिनेशन के पार्ट दे रखे हैं, डेफिनेशन में क्या सारी डेफिनेशन देखनी होती है क्या? नहीं, आपको सेलेक्टेड डेफिनेशन है जो देखनी होती है। अब सेलेक्टेड डेफिनेशन में कौन कौन सी, फटाफट आपके पास बेरेक्ट निकाली, सीआरपीसी का सेक्शन 2 निकालिए, और जो जो सेक्शन में आपको बता रहा हूं उनको एक बार जो है ऑब्जर्व जरूर कर लीजिएगा, है ना, एग्जाम से पहले। हरियाणा जुडिशरी के कैंडिडेट्स को खासकर कह रहा हूं ध्यान रखना। एक बात और, सेक्शन 1 के अंदर जो नागालैंड वाला जो प्रावधान है उस पर एक बार नजर जरूर रखना। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज, कौन से नागालैंड और ट्राइबल एरिया जो है ना, उनके ऊपर सीआरपीसी तब तक लागू नहीं होगी जब तक वहां की स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का नोटिफिकेशन निकाल के एप्लीकेबिलिटी नहीं करवा देती है। तो ठीक है, दूसरा सेक्शन 2 के अंदर आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, एक तो आप ध्यान से रखेंगे क्लॉज डी को। देखो जो 1 पॉइंट सेक्शन है, 1 पॉइंट मतलब जिसको पढ़ने से आंसर आ रहा है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, जहां पर एग्जाम में गलती हो सकती है उसको स्पेशली ध्यान में रखना है। आपके सामने क्लॉज डी, कंप्लेंट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते चलना, खासकर जो है ना इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया। एक पुलिस ऑफिसर जिसने क्या कर दिया, गलती से किसी मामले को कॉग्निजेबल समझ के कंप्लेंट दर्ज करा दी, एफआईआर दर्ज कर दी, बाद में जाकर उसको पता चला मामला तो कॉग्निजेबल ही नहीं है, तो वो एफआईआर जो है वो कंप्लेंट में दर्ज कन्वर्ट हो जाती है और वो पुलिस ऑफिसर जो है वो कंप्लेनेंट बन जाता है। ये एक्सप्लेनेशन कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। तो यहां पर आपके सामने एक तो आप सेक्शन 2 के अंदर क्या क्या देखेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या वो आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद में क्लॉज डी जो है आपका कंप्लेंट का, वो पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। नाउ आपके जो इंडिया वाला पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, हाईकोर्ट वाला पॉइंट रिलेवेंट नहीं है। जी फॉर इंक्वायरी, इंक्वायरी शब्द देखो ध्यान से सुनना, इंक्वायरी हमेशा कोर्ट करता है, कभी भी पुलिस जो है ना वो इंक्वायरी नहीं करती, पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन। पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर ट्रायल होती है, ये क्रम फिक्स है, इस क्रम के अंदर कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं होती है। पहले इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इंक्वायरी, उसके बाद में क्या होता है आपकी ट्रायल है जो होती है। ट्रायल होने के बाद सीधा मामला किसमें चला जाता है, या तो एक्विटल के अंदर या कन्विक्शन के अंदर। नाउ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी के बाद में एच पॉइंट जो आपके इन्वेस्टिगेशन आता है वो भी आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टिगेशन का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो एविडेंस कलेक्ट करना होता है, ये बात याद रखना, इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्ट एविडेंस कलेक्ट होता है। मजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, वो हमेशा इन्वेस्टिगेशन करवाता है या तो पुलिस से या किसी अदर पर्सन से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कुछ खास मायने नहीं रखता है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इस ओ वाली परिभाषा में बस एक बात ध्यान रखना, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल शब्द मिल रहा है आपको, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, ये बात आपको नोट करके रखनी है कि ऑफिसर इंचार्ज यानी कि थाना अधिकारी, एसएचओ जिसको कहा जाता है, वो कांस्टेबल के रैंक से ऊपर का बंदा ही होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको आना है विक्टिम की परिभाषा, डब्ल्यूए पर आपको स्पेसिफिक फोकस रखना है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट वाली लाइन से एग्जाम का सवाल बनता है, विक्टिम की परिभाषा में इंक्लूड है उसका गार्जियन या उसका लीगल हेयर, ये याद रखना, विक्टिम की परिभाषा में उसका गार्जियन या उसका लीगल हेयर इंक्लूड है। आपसे एग्जाम में सवाल ही पूछा जा सकता है। आप जहां कहीं भी शेयर कर रहे हो ना, उनको ये जरूर कहो कि लिंकिंग 10 के साथ जो है लॉगिन करे, ओके, ताकि जो है हमारा कनेक्टिविटी उनके साथ में डायरेक्ट जुड़ेगा, राइट। विक्टिम की परिभाषा, आपको विक्टिम के बारे में जानकारी होगा, 2008 से पहले विक्टिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। मल्लिकार्जुन कोडागिल का एक केस आया था, वो भी अपने आप पर रिलेवेंट है, विक्टिम के बारे में, विक्टिम की अपील करने के अधिकार के बारे में है जो बात करता है, ठीक है। उसके बाद में वारंट केस यहां पर तो सिंपली है जो हमारे सामने क्या आता है, ये मुद्दे बेसिक से आते हैं। तो इन मुद्दों को ज्यादा नहीं है, कितनी है 7 डेफिनेशन, इन 7 डेफिनेशन पर अगर आपकी अच्छी कमांड है तो मान के चलना प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर आपको वापस से कह रहा हूं, कॉग्निजेंस किसको कहेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको कहा जाएगा, कंप्लेंट किसको कहेंगे, इंक्वायरी का मतलब क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में, और उसके बाद में विक्टिम के साथ में वारंट केस। ये 7 परिभाषाएं आपको सेक्शन 2 के अंदर 1% भी नजरअंदाज नहीं करनी है, ठीक है। इनको टिक है जो जरूर कर लीजिएगा। आगे आ जाइए। देखो एक सेक्शन जिसको हम हमेशा छोड़ते हैं लेकिन वो सेक्शन हमारे नंबर कटवा सकता है, और वो है आपका सेक्शन 3। आपको पता है सीआरपीसी में कहीं पर भी मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये बात कहां दे रखी है, ये बात सेक्शन 3 में दे रखी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
मजिस्ट्रेट कुछ भी क्वालिफाइड वर्ड नहीं है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका मतलब होगा, उसका मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कभी नहीं होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए सेक्शन 4 आपके सामने क्या कह रहा है कि इंडियन आईपीसी के जितने भी ऑफेंस है वो यहाँ के एक तरीके से गवर्न जो होते हैं, आईपीसी या अदर लॉ जो भी डिफाइन कर रखा है। अब देखो मैं आपको सेक्शन 4 के साथ में शेड्यूल की भी एक बात बता देता हूं। सीआरपीसी के अंदर दो शेड्यूल है हमारे, कौन से, पहला शेड्यूल है और दूसरा शेड्यूल है। ठीक, पहले शेड्यूल में क्या कर रखा है, जितने भी तरह के ऑफेंस है ना उनके संबंध में बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, और किस कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है। तीन इंपॉर्टेंट बातें, अगर आपको पता करना है कि मामला बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, अगर आपको पता करना है मामला कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, या फिर कौन सा कोर्ट जो है ट्रायल करेगा, या आपको कहां मिलेगा, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेड्यूल फर्स्ट के दो पार्ट है, पहला पार्ट आईपीसी के ऑफेंसेस में डील करता है और दूसरा पार्ट अदर लॉ के किसी ऑफेंसेस को भी डील करता है। ये बात जरूर माइंड में याद रखिएगा। सेकंड शेड्यूल जो है ना सीआरपीसी का, ये आपके डील करता है अलग अलग तरह के फॉर्म्स। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर्म नंबर 32 आता है, जहां पर चार्ज के लिए इस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं अपन। फॉर्म्स के बारे में जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन है आपका 476। कौन सा है, 476। मिसक्लेनियस पार्ट है 37 जो चैप्टर है हमारा, कहां से 474 से स्टार्ट होगा 484 तक जाता है, वहां पर एक पार्ट है फॉर्म्स। तो इसमें लिखा है अलग अलग प्रारूप जो है वो आपको कहां मिलेंगे, शेड्यूल सेकंड के अंदर है जो मिलेंगे। ये बात वहां पर क्या कर रखी है, स्पेशली मेंशन है जो कर रखी है। और सेक्शन 4 का भी कनेक्शन डायरेक्टली होता है। सेक्शन 4 भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, आईपीसी के ऑफेंसेस को भी डील इसमें प्रोसीजर किया जा सकता है, और जो अदर लॉ के ऑफेंसेस है उसको भी यहां पर क्या किया जा सकता है, प्रोसीजर में डील किया जा सकता है। ठीक है, ये सीधा कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 5 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 5 में सिंपली लिखा हुआ है कि भाई जो भी स्पेशल लॉ, लोकल लॉ वगैरह है उनके ऊपर सीआरपीसी लागू नहीं होती है, यानी कि एप्लीकेबिलिटी के साथ साथ नॉन एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट को भी आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी यहां पर होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे पास जो चैप्टर सेकंड आता है ना, कौन सा पार्ट आएगा चैप्टर सेकंड हमारे, यहां पर आएगा क्रिमिनल कोड से संबंधित है। कौन सा, क्रिमिनल कोड। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्रिमिनल कोड वाले चैप्टर में से सिर्फ 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये जो आपका 6 से लेकर 25A तक है, इसमें 3 सेक्शन ही है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनमें से सबसे पहले सेक्शन 6 जो बताता है कि अलग कौन कौन से तरह के क्रिमिनल कोर्ट है। याद रखना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है वो भी एक तरह का क्रिमिनल कोर्ट कहलाता है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्रिमिनल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ट्रायल नहीं कर सकता, कन्विक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी जो प्रिवेंटिंग पावर है उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो सेक्शन 6 आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, नंबर 1। सेक्शन 6 के बाद में जो दूसरा सेक्शन आपको ध्यान में रखना है वो रखना है सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर क्या है कि जो सेशन जज है वो क्या करता है, रूल्स बना सकता है कि किस तरीके से वो एडिशनल सेशन जज को और असिस्टेंट सेशन को काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये बात आपके सेक्शन 10 के अंदर स्पेशली आती है। इतना ही नहीं, मान लो कहीं पर असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो उस केस में सीजेएम भी क्या कर सकता है, सेशन जज की जिम्मेदारी निभा सकता है। इसका प्रोविजन आपको सेक्शन 10 के अंदर मिलता है, इसलिए दूसरा रिलेवेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 10। इसके बाद में तीसरा जो रिलेवेंट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 24। ये 3 सेक्शन गलती से भी एग्जाम में मत छोड़ के जाना। ठीक है, जितने भी लगभग कितने यहाँ पर 6 से लेकर 25A तक काउंटिंग करने बैठेंगे तो लगभग 20-21 सेक्शन आएंगे, इनमें से ये 3 सेक्शन आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके चलना है। 24 में क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात है जो क्या रखी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, इसके लिए ध्यान रखना 7 साल का अनुभव है जो चाहिए होता है। अगर आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना चाहते हो तो वहां पर 10 साल का अनुभव है जो चाहिएगा। और जो आपके सामने सेक्शन 25A आता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, वहां पर आपको भी 10 साल का अनुभव है जो चाहिए होता है। इस बात को ध्यान में रखना। एक और चीज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको बनाया जाता है, तो एक लिस्ट तैयार की जाती है, एक पैनल बनाया जाता है। उस पैनल को बनाने का काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पैनल कौन बनाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो बनाता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और, अब ये जो सेक्शन है ना, इन सेक्शन में कुछ नई बात नहीं है। देखो सेक्शन 6 में क्रिमिनल कोड के बारे में बता रखा है, सेक्शन 7 के अंदर नोटिफाई कर रखा है अलग अलग टेरिटरी को, सेक्शन 8 में बता रखा है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसकी सिटी 10, जिस पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो जाए और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर दे, उसको क्या बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है जो कहा जाता है। सेक्शन 9 के अंदर आपके सेशन जज की बात कर रही है, और सेशन जज का सबऑर्डिनेशन नियम आपको कहां पर दे रखा है, सेक्शन 10 में दे रखा है। एक बात याद रखना, यहां पर जो सेशन जज का अपॉइंटमेंट होता है ना, वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है, यहां पर जो सेशन जज का अपॉइंटमेंट होगा वो सब्सिक्वेंट पहले अपॉइंटमेंट को छोड़कर बाकी के अपॉइंटमेंट की यहां पर बात है जो कही जाएगी। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलना। नाउ सेक्शन 10 जो है ना वो इसलिए भी रिलेवेंट है क्योंकि सेक्शन 10 का सीधा कनेक्शन जो है सेक्शन 194 से भी जुड़ता है। 194 क्या समझेंगे बाद में, अभी के लिए इतना जान लो।
अब देखो उसके बाद अगले 5 जो सेक्शन है 11 से लेकर 15 तक 11 to 15 वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में डील करते हैं कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोड कौन कौन से होगा। उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, उसके बाद में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसको कहेंगे, फिर उसका जो है एक तरीके से लोकल जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा, और फिर सबऑर्डिनेशन का नियम। ये 5 बातें यहां पर आती है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं इनके अंदर कोई भी ढंग का सवाल नहीं बनता है, आपसे सिंपली सेक्शन वाला सवाल अच्छे तक पूछा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो क्या होता है सेक्शन हमारे जो 16, 17, 18, 19 ये किस पे बारे में डील करते हैं, ये डील करते हैं आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में लोकल जुरिस्डिक्शन का पॉइंट कट कर दो, बाकी के चारों पॉइंट एज इट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले वहां पर आ जाएंगे। इसमें भी पूछा जा सकता है कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कौन सा सेक्शन होगा वगैरह। अच्छा इसको स्पेशल क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशली पावर कन्फर की जाती है, इसलिए इसको स्पेशल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, स्पेशली पावर है जो कन्फर की जाती है, सेक्शन 13, सेक्शन 18, सेक्शन 21। ये याद रखिएगा, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है लेकिन आपके चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है। रिमेंबर दिस फैक्ट। एक और फैक्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो होता है हाई कोर्ट या सेशन के अंदर, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सेक्शन 25 वो होता है आपके कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के अंदर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले चैप्टर जो आगे बढ़ता है पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड। देखो पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड में सबसे पहली बात है कि ट्रायल कौन सा कोर्ट कर सकता है, 26 यहां पर रिलेवेंट होता है। अब यहां पर भी आपके सारे सेक्शन रिलेवेंट नहीं है, कौन कौन से सेक्शन आपको इस चैप्टर 3 में अच्छे से दिमाग में रखने हैं, उनको ध्यान से सुनना। एक तो आपके सामने 26 आएगा, 26 के बाद में 28 आएगा, 29 है आपके, 30 है और 31 है, दैट्स इट। इतने ही सेक्शन आपको दिमाग में रखने हैं। 26 में क्या है, सीधा सा नियम है, कौन कौन से कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं, सारे क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल नहीं करते हैं, याद रखना, ठीक है। नाउ सेक्शन 28 में क्या है, यहां पर आपको हाई कोर्ट की और जो सेशन कोर्ट है इसकी स्पेशल पावर दे रखी है। हाई कोर्ट अनलिमिटेड कोई भी सजा दे सकता है, सेशन डेथ सेंटेंस दे सकता है अनलिमिटेड के अंदर, लेकिन डेथ सेंटेंस सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है जो रहती है, ये पॉइंट ध्यान रखना 29 के अंदर। अच्छा यहां पर एक बात और है, आपके जो असिस्टेंट सेशन जज है ना वो 10 साल की सजा देता है, और जो एडिशनल सेशन जज है ना, ये गलती करते हैं हम लोग यहां पर एग्जाम के अंदर, याद रखना एडिशनल सेशन जज के पास वही पावर है जो सेशन के पास होती है, ठीक है। एडिशनल सेशन के पास वही पावर है जो किसके पास होती है, सेशन जज के पास में होती है, ठीक है। और असिस्टेंट सेशन जज के पास में कितना होता है, 10 साल तक का एक तरीके से क्राइटेरिया वहां पर रहता है। देखो हर सेक्शन जो सेक्शन आपको याद आते जा रहे हैं, रिकॉल करते जा रहे हो ना, उनको साथ साथ में माइंड के अंदर रिफ्रेश भी करते चलो, तब मजा अलग चीज का आएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 29 क्या कहता है, यहां पर सीजीएम 7 साल का, आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितना 3 साल 10,000 की सजा और 10,000 का फाइन लगा सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल की सजा मैक्सिमम दे सकता है, 5,000 का फाइन लगा सकता है, ठीक है। ये बात अच्छे तरीके से माइंड में सेट है जो कर लीजिएगा, ठीक। नाउ सेक्शन 29 के बाद में फाइन जो लगाया जाता है, अगर वो आपने पे नहीं किया तो उसके बदले में आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है। वो इंप्रिजनमेंट क्या होगी, वो होगी एडिशनल, पहला पॉइंट ध्यान रखना, वो अतिरिक्त होगी, नंबर 1। और दूसरी बात है, अगर इसके साथ इंप्रिजनमेंट ऑलरेडी है तो 1/4 कितनी, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/4 है जो हो सकता है। हालांकि यहां पर आईपीसी के 65 और 67 को साथ में रिकॉल करना जरूरी होता है। 31 के अंदर सेवरल ऑफेंस की बात की जा रही है। 31 के अंदर आपको 2 पॉइंट स्पेसिफिकली याद रखने हैं, इन 2 पॉइंट को आपने याद रख लिया तो एग्जाम के अंदर नंबर कटने से बच सकता है। पहला पॉइंट आपके कि इसके अंदर एक तो दे रखा है कि जो सजा है वो कॉन्जिक्यूटिव होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट ये नहीं कह देता कि इन सजा को साथ साथ यानी कि कॉन्करेंट में एग्जीक्यूट किया जाए। पहली बात, चूंकि यहां पर सेवरल ऑफेंस होता है, 31 का नाम क्या होता है, सेवरल ऑफेंस। तो सेवरल ऑफेंस के केस में क्या है कि मैक्सिमम सजा जो है वो 14 साल से या ट्वाइस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 2-3 ऑफेंसेस को मिला के कॉन्जिक्यूटिव सजा दी है तो वो 14 साल से या ट्वाइस दुगनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट यहां पर आपके सामने है जो आता है, ठीक। और अलग अलग सजा जो साथ में दी गई है ना, उसको अपील के पर्पस के लिए सिंगल सेंटेंस माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगल सेंटेंस है जो माना जाता है, ये बात है। बाकी देखो 32 के अंदर पावर कन्फर की जाती है हाईकोर्ट के द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। 33 में जो जिसको पावर दी गई उसके पास सेम स्टेटस आ जाएगा जो कि ओरिजिनल कोर्ट के पास में होता है, ठीक है। 34 में जो पावर दी है वापस छीन भी जा सकती है, विड्रॉ किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। ये जो विड्रॉ शब्द है ना, ये विड्रॉ शब्द कई जगह पर आता है, ध्यान रखना। जैसे कि आप देखिए एक शब्द से आप कितनी तरह का लिंकिंग कर सकते हो। अगर आपको इस बात में मजा आ जाए तो मुझे जरूर थम्स अप करना। देखो एक तो आपके विड्रॉल है 34 के अंदर, यहां पर पावर को विड्रॉ कर रहे हैं। एक होता है आपके विड्रॉल का चार्जेस 224 में, यहां पर चार्जेस को विड्रॉ करता है। एक होता है 257 में कंप्लेन को विड्रॉ किया जाता है। एक होता है आपके क्या, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन 321। अब चारों चीजों को एक साथ रख के पढ़ो तो 4 अलग अलग सेक्शन ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाते हैं।
हाँ या ना? बिल्कुल। अगर मजा आया है तो कैंडिडेट की संख्या बढ़नी चाहिए। स्कोर क्या हुआ है बहादुर जी? 811। अरे आज तो कम से कम 1000 का स्कोर तोड़ना है, तो अभी आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। कंटिन्यू हम चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। खैर वापस आ जाओ। 34 के अंदर क्या हो रहा है वहां पर? 34 के अंदर विड्रॉल की बात है जो एप्लीकेबल होती है। उसके बाद में 35 देखोगे तो सक्सेसर कौन होगा। अब 35 के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। 35 में अगर जहां पर डाउट हो, सुन लेना अच्छे से, अगर डाउट हो कि भाई इस क्रिमिनल कोड का सक्सेसर कौन होगा, तो उस डाउट को कौन रिजॉल्व करेगा? ध्यान रखना, अगर वो मामला सेशन के केस में है तो उस डाउट को रिजॉल्व करेगा आपके सेशन जज। जैसे मान लो असिस्टेंट सेशन जज को डाउट वगैरह है तो, और अगर वो मामला मजिस्ट्रेट के संबंध में है तो वहां पर या तो उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सीजीएम जो उस मैटर को क्या करेगा, उस डाउट को है जो सॉर्ट आउट करता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो हमारे पास में चैप्टर है 36 से लेकर 40, इसके अंदर आपको कौन कौन से सेक्शन याद रखने हैं? दो सेक्शन आपको दिमाग। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस का रिवीजन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, और लिंक को क्लिक करने से पहले आपके मोबाइल में अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल हो, ये एश्योर जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते समय आपको लिंकिंग 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है ताकि इस लॉक्ड क्लास को आप अनलॉक कर सकें। इट विल बी फ्रीली अवेलेबल। ये एक स्पेशल क्लास है जो बिना किसी कॉस्ट के आपको अवेलेबल हो जाएगी अनअकैडमी ऐप पर। एक बात का आप और ध्यान रखें, जब भी आप कोई जुडिशरी का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो उस केस के अंदर आप लिंकिंग 10 कोड इस्तेमाल करेंगे तो 10% ऑफ हो जाएगा, और साथ ही साथ में लिंकिंग लॉस के चैनल के साथ में कई प्रिविलेज जो है वो आपको स्पेशली अवेलेबल होगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी लिंकिंग लॉस। नहीं मैं तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो फिर आपको नया श्योरिटी लाना पड़ेगा। नया श्योरिटी नहीं लाओगे तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है। 446 अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो आपकी बेल को फोरफिट कर लिया जाता है, और फिर इसी बेल को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल भी कर देता है 446 ए के अंदर। ये सिंपल सा प्रावधान है, यहाँ पर कुछ ज्यादा जो है आपके टेंशन लेने वाला इश्यू जो है नहीं अराइज होता है, ठीक। अब आ जाते हैं अपन आपके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर कुछ एक सेक्शन है जहां पर आपको अच्छे से कमांड रखनी है। वो कुछ एक सेक्शन कौन कौन से होंगे ध्यान से सुनना। 451 के अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है 455, जो भी लिबलेस हैं आपके ऑप्शन ऑब्जेक्ट वगैरह इनको डिस्ट्रॉय कराया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको जिस सेक्शन पे कमांड रखनी है वो कौन सा रहेगा? एक तो आपके 455 को आपको ध्यान में रखना है, जहां पर आपके जितने भी जैसे ऑप्शन ऑब्जेक्ट हो गया डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई लिबलेस ऐसा मैटर है उसको क्या किया जाएगा, खत्म किया, वहां पे डिस्ट्रॉय वेस्ट्रॉय है जो किया जाएगा, ठीक। एक आपको ध्यान में रखना है 458, इनोसेंट पर्सन जो क्लेम लेम करता है ना, तो उसको क्लेम करने का अधिकार वहां पर जो मिलता है, 458 वाला पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो। एक आपके 459, यस, पेरिसेबल प्रॉपर्टी। पेरिसेबल प्रॉपर्टी केस में ये दोनों सेक्शन अपन पढ़ेंगे ना। 458 में कुछ नई बात भी है और 459 में हमको 458 निकालो, यहां से थोड़ी अपने से एग्जाम में गड़बड़ी हो सकती है, देख लो। देखो इनके बियॉन्ड नहीं आएगा, चिंता मत करो आप, इतना अगर आप देख लोगे ना तो मतलब समझ लेना कि आपके अंदर बहुत स्टेमिना है। हाँ जी। 458 पे आ जाओ। देखो प्रोसीजर वेयर नो क्लेमेंट अपीयर विद इन 6 मंथ। अगर कोई भी, जैसे क्या होता है प्रोक्लेमेशन जारी होती है 457 के अंदर, कोई भी क्लेमेंट नहीं आया कितने टाइम पीरियड के अंदर, 6 महीने के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी स्टेट के पास चली जाती है। तो आपको 458 में ये 6 मंथ का पीरियड है जो याद रखना है, ठीक, नंबर 1। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर 459 के अंदर पेरिसेबल प्रॉपर्टी के अंदर जब या तो स्पीडी और नेचुरल डिके की हो, या उसको लग रहा है कि ऑनर की बेनिफिशियरी ऐसा करना पड़ेगा, या फिर 500 रुपए से कम की वैल्यू, 3 केसेस के अंदर पेरिसेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। 500 रुपए से कम का वैल्यूएशन है तब ध्यान रखना, 500 रुपए ज्यादा का है तो नहीं। तो ये 500 रुपए वाला पॉइंट आप थोड़ा सा 459 में याद है जो रखिएगा, ठीक। इसके अलावा बाकी जब इसमें कुछ खास बात है नहीं, ठीक है। और ओके, ठीक है, बस ये बेसिक सी बात है। एक आप देख लेना 452 में आपको 2 महीने तक डिस्पोज नहीं करने का प्रावधान आता है। जो भी प्रॉपर्टी आपने अटैच की है ना, 2 महीने तक डिस्पोज नहीं करोगे, वो आपका एक छोटा सा प्रावधान वहां पर आपको कंसिडर किया जाएगा। इररेगुलरिटी के केस में आपको पहले ही मैं ट्रिक दे चुका हूं, 461 याद करना, 460 याद मत करना।
461 याद करोगे तो फ्री मिलेगा क्या आपको, साथ साथ में जो है 460 ऑटोमेटिकली रिकॉल है जो हो जाएगा। 461 की ट्रिक नोट डाउन कर लो। यहां पर आप चैप्टर 8, आपका चैप्टर 9, आपका चैप्टर 10, ठीक है, ये जिनके अंदर के जो भी ऑर्डर आएंगे ना वो विशेट करते हैं, ठीक है। एक आपके 191C, ओके, और उसके बाद में ट्रायल, ट्रायल के बाद में अपील, अपील के बाद में रिवीजन, ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेना। और एक आपका 446 पीछे से और टपक रहा है, इसको भी ले लो साथ साथ में। देखो सुनो, चैप्टर 8 सिक्योरिटी का कोई भी ऑर्डर है, अगर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ने नहीं किया विशेट होगा प्रक्रिया। चैप्टर 9 मेंटेनेंस का कोई भी ऑर्डर है, सीधा याद करो, चैप्टर से याद करो, काम आसान हो जाएगा। चैप्टर 10, चैप्टर 10 का कोई भी ऑर्डर 133, 144 कोई भी ऑर्डर हो, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट नहीं है विशेट हो जाएगा। 191C श्यो मोटो मजिस्ट्रेट, ऐसे मजिस्ट्रेट ले लिया जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है विशेट, ट्रायल कर दी, अपील कर दी, रिवीजन कर दिया, कॉम्पिटेंट नहीं हो विशेट हो जाएगा। और 446 में फोरफिट कर लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु याद कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पे 460 याद मत करना, जबरदस्ती मत जाना वहां पे, चतुर मत बन जाना, हम याद कर लेंगे, याद नहीं होता है वहां पे वो, ठीक है। 461 याद करो, 460 साथ में फ्री में मिल जाएगा आपको, क्लियर है। तो ये बेसिक सी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक इसमें रेजिडुअल नियम आता है 465, ये याद रख लेना। मतलब क्या होता है कि सीआरपीसी में कहीं पर भी कोई ऐसा मामला है जहां पर कोई ऐसी इरेगुलरिटी हो गई है जो कि ज्यादा एंड ऑफ जस्टिस नहीं कर रही, तो मामले को लेट गो कर सकते हैं। मामले को क्या किया जा सकता है, लेट गो है जो किया जा सकता है 465 के अंदर, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है, दिमाग में है जो रखनी है। इसके अलावा जो आपके पास कुछ पॉइंट बचते हैं, जैसे लिमिटेशन वाला चैप्टर, लिमिटेशन वाले चैप्टर के अंदर ये मैं कहां से आ गया जहां से वापस हटाओ। देखो यहां पर आपके सामने एक तो आपको ध्यान रखना है 468, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर सिर्फ फाइन का मामला है 6 मंथ, 1 साल तक मामला है आपके 1 साल, 3 साल तक की पनिशमेंट है 3 साल, 3 साल से बियॉन्ड है नो लिमिटेशन, 3 साल के बियॉन्ड में कोई लिमिटेशन एप्लीकेबल है जो नहीं होता है, ठीक। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कंटिन्यू नेचर का ऑफेंस है, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ना, कंटिन्यू नेचर का ऑफेंस है, जैसे किडनैपिंग कंटिन्यू नेचर का ऑफेंस है, तो वहां पर हर मोमेंट्स में क्या होता है, नया आपके जो है क्रिएट होता रहता है। एक्सक्लूजन, इसमें आप एक तो 468 देख लेना, एक 470 देख लेना। 470 में कुछ टाइम पीरियड दे रखा है जो एक्सक्लूड किया जाता है, तो वो कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड होती है। कमेंसमेंट में आप गलती नहीं करोगे, ध्यान रखना, कमेंसमेंट मुझे पता है, जब से आपको ऑफेंस के बारे में पता चला है वहां से आपका एक तरीके से कमेंसमेंट हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड का। 470 जरूर देखना, बाकी 471 में कुछ खास पॉइंट नहीं है, 473 में कुछ खास बात आएगी नहीं, ठीक है। 470 और 468 इन दोनों प्रोविजन पे अच्छे से फोकस कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब पीछे बचता है हमारा मिसक्लेनियस पार्ट। मिसक्लेनियस पार्ट में कुछ नहीं है, 474 एक थोड़ा दिमाग में रखो। यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट जो है ट्रायल कर सकता है, सेशन की ट्रायल को फॉलो करता है, खुद की बेचारे के पास में कोई ट्रायल है जो उसकी होती नहीं है। 475 में क्या होता है कि उसके कमांडर को, आर्मी का कोई बंदा होता है ना, तो अगर पकड़ा भी गया तो हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं। 476 में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। फिर आपको ध्यान रखना है पर्सनली इंटरेस्टेड 479, ये याद रख लेना, पर्सनली इंटरेस्टेड है तो वहां पर जज की कार्रवाई के अंदर नहीं बैठ सकता, ये आपको पॉइंट थोड़ा सा समझना है। फिर आपके पास में 482 के 3 ग्राउंड है, ये 482 के तीनों ग्राउंड दिमाग में रखना। 482 के तीनों ग्राउंड एंड ऑफ जस्टिस के लिए नंबर 1, दूसरा सीआरपीसी के ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए नंबर 2, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाता है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकने के लिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तीनों ग्राउंड ए बी और सी, ये तीनों ग्राउंड आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, क्लियर है, एग्जैक्टली। नाउ सुपरिटेंडेंस की पावर होती है हाईकोर्ट के पास में, तो वो क्या करता है, सुपरिटेंडेंट है जो करता है। और एक अगर आपकी इच्छा हो ना तो ये प्रैक्टिसिंग प्लीडर और पब्लिक सर्वेंट वाला देख लेना। पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या फिर जो प्रैक्टिसिंग प्लीडर है वो मजिस्ट्रेट बनकर नहीं बैठ सकता। ये तीनों पॉइंट है ना, 479, 480 और आपका 481, ये तीनों रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले पॉइंट है। क्या है रेस्ट्रिक्शन, पहला जज पर एप्लीकेबल होता है, दूसरा वकील के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और तीसरा 481 जो पब्लिक सर्वेंट पर लागू होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहां पर आ जाएंगे। And this is the way our CPC is on the way to finish. कितने लोग जाग रहे हैं बताओ भाई, कितने लोग अभी तक जगे हुए हैं? थम्स अप करना है, सभी को करना है। एक बार तो लास्ट में यार पूरी अटेंडेंस दे दो, एक बार लास्ट में अटेंडेंस दे दो। सो गया ये जहां, हम रहे हैं अभी भी जागते हुए। सभी को थम्स अप करना है एक बार तो, ताकि पता चले कि वाकई में हमारा संख्या बल कितना है। अरे स्कोर बताओ, स्कोर स्कोर क्या चल रहा है यहाँ पर? देखो डर गए, जिन्होंने सोचा कि कैसे अटेंड करेंगे तो वो कैसे कैसे करते रह गए, और हमने तय किया कि करना है तो कर दिखाया। लेकिन सच बता रहा हूं, कहते हैं ना कि एक मैग्नेट अट्रैक्ट तब होती जब सामने मैग्नेट हो, एक गोल्ड की कीमत तब बढ़ती है जब सामने उसके पास में गोल्ड हो।
एक डायमंड तब चमकता है जब उसके पास में डायमंड हो। एक फैकल्टी तब तक एनर्जेटिक रहता है जब तक उसको जो उससे पढ़ने वाले कैंडिडेट्स है ना वो एनर्जेटिक हो। लव यू यार, दिल से लव यू ऑल। दिल खुश कर दिया। मतलब पिछले 2.5 घंटे से आपने अपनी एनर्जी को उतना बना के रखा है। सीआरपीसी हार गई हमारे सामने, हमने किसी सेक्शन के अंदर हार नहीं मानी, शुरू हुआ था उसको एंड तक लेके गए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। कोई भी अपना जज्बात शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, कोई भी अपनी बात कहना चाहता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। देखो एक आधा कोई सेक्शन, देखो 2.5 घंटे के अंदर 100% सीआरपीसी नहीं होती, लेकिन जितने प्रोविजन में डिस्कस किए उनमें से एक भी प्रोविजन आ जाएगा ना तो कहीं कहीं दिल जो है वो खुश ही होगा, नुकसान उसको नहीं होगा, है ना। बट ऑनेस्टली मतलब ऐसे कैंडिडेट्स यस बताइए सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा सर सेशन, मतलब सारा कंप्लीट हो गया। लगभग ऐसा हुआ कि पूरा रिवीजन पहले तो करवा रखा था आपने, वो नोट्स भी हो गए और ये पूरा कंप्लीट है पूरा मामला। सबसे अच्छी बात है कि सब लोग जाग रहे हैं, है ना। हाँ सर, सब जगह वो डर लग रहा है ना, हरियाणा पेपर आ रहा है। एग्जैक्टली हरियाणा आ रहा है, सही बात। तो कहते ना भेड़िया आ रहा है तो सारे जागते रहो, तो वो वाली चीज हरियाणा आ रहा है। हरियाणा का पेपर सेम डे सॉल्व करेंगे यार, मजा आएगा, है ना। हरियाणा ने बहुत एक्साइटमेंट जगा के रखा है। यस विनोद जी, और भी कोई कैंडिडेट कुछ कहना चाहे? यस विनोद सर जी। नमस्कार सर, मैं कम से कम 2.5-3 साल से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और इवन दो मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। तो अब मैं आपकी क्लास लेने के बाद मुझे फील हो रहा है कि हाँ वाकई में मैं कर सकता हूँ सर। अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि बस चल रहा है, अब आपकी क्लास लेने के बाद लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ सर। क्या बात है। बिल्कुल कर सकते हो यार, वकील तो कहीं पे रुकता ही नहीं है, आप तो प्रैक्टिसिंग वकील हो, और चाहिए क्या। बस ये है विनोद जी, थोड़ा सा क्या होता है कि समय निकाल के थोड़ा सा मोह माया को छोड़ के, मोह माया छोड़नी बहुत जरूरी होती है वकालत के अंदर, है ना। यस सर। उसको छोड़ के हमें डील करना पड़ता है। बाकी अच्छे से एक बार तैयारी कर लो यार, कम से कम कुछ बन गए ना तो भी अच्छी बात है, नहीं भी बने तो पोते पोतियों को अच्छी कहानी तो सुनाएंगे, प्रयास अच्छा मारा मैंने, है ना। यस सर। ओके विनोद जी, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। देखो भाई, जो वो कैंडिडेट जा रहा है छोड़ के, फीडबैक देके जाना, लास्ट वाला फीडबैक फॉर्म भर के जाना, है ना। बताना क्लास कैसी लगी, उसको फीडबैक फॉर्म के अंदर जरूर मेंशन करना। ओके यस अर्चना जी। हाँ सर, मैं ऐसे रात के 12 बजने में कितना समय बाकी है? यस अर्चना जी। एचजेएस का बहुत ज्यादा अच्छे से एंटरटेन करा है सेशन, बट आरजेएस में भी सर यही एनर्जेटिक लेवल से तैयार रहिएगा। मैं पहले से बादाम खा रहा हूँ, उस टाइम एनर्जी चाहिएगी ना, तो पहले से एकदम बादाम खाने शुरू कर दिए। कुछ नहीं है, गुलाब जामुन किसी ने भेजे, वैसे बादाम हम भेज देंगे। किसी ने भेजा ही नहीं है अर्चना जी, क्या करूं बताओ, खुद ही नहीं मार्केट से लेके आया। आपको बताया था एक दिन की, पता नहीं किसने भेजे जरूर थे एक दिन, मुझे याद है। अरे वो गुलाब जामुन भेजे थे चतुर्भुज के। कोई बात नहीं जी, कुल मिला के सेशन अच्छा लगा, मजा आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आरजेएस और तैयार रहिए, बाकी अदर्स देखो अर्चना जी, अब आरजेएस को छोड़ना नहीं, ध्यान रखना ये लास्ट टाइम है ना। लेके पड़ जाओ, बस सीधी सी बात है, लड़ पड़ो इस बार तो, झांसी की रानी बन जाओ एग्जाम के लिए, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके यस नेहा जी। तो देखो भैया, अब ये लास्ट टाइम का टेस्टिमोनियल टाइम है, फटाफट टाइम पे सोना भी है क्योंकि कल की। यस नेहा जी। गुड इवनिंग सर। अब गुड इवनिंग क्या, गुड नाइट बोल दो अब तो। ठीक है सर, एक्चुअली मेरा फोन स्विच ऑफ था और मैंने अभी टेलीग्राम पे देखा ये सेशन रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। हो मैं तो आपके +2 की स्टूडेंट हूँ। ये आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया फिर तो नुकसान की भरपाई भी, मैं तो वैसे भी आपसे थोड़ी सी नाराज हूँ, आपसे बात भी नहीं हो पाई फोन पे और बहुत कुछ। वो तो खैर अलग है, बट ये सेशन मिस हो गया। चाहेंगे, हो सकता है थोड़ा फोन एंगेज रहा होगा किसी कारण से, लेकिन लाइव अटेंड आपको करना चाहिए था नेहा जी। चलो कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनअकैडमी से इस बारे में। बाकी उनसे कंडीशन ये था कि सेशन लाइव होने वाला है, लाइव ही। हाँ, मुझे ध्यान तो था कि 9 o'clock सेशन है, बट वही और रिवाइज करने में रह गए, बट ये नहीं था कि रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। अब जैसे ही फोन ऑन किया तो टेंशन डबल हो गई है। देखो है ना, कभी भी लाइव को मिस मत किया करो, खासकर ऐसा रैपिड डिवीजन कभी मिस नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आपका तो कभी मिस करते ही नहीं है, बट आज हो गया। कोशिश करते, मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ ना। तो प्लीज थोड़ा सा। ओके राइट। थैंक यू। हाँ जी, तो भैया अब इस सेशन को इजाजत दीजिए, और जो भी स्क्रीनशॉट है मेरे को भेज देना, खुद के मोबाइल में लेकर रखना मत, ठीक है। लिंकिंग लॉज अपना जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वहां पे जो प्रोफाइल पिक हंसता हुआ चेहरा आपको मेरा दिख जाएगा, उस प्रोफाइल पिक के आपको स्क्रीनशॉट मैसेज करना है, ठीक है। बाकी सारी बातें अब क्या बताऊं आपको, जुडिशियल लिंकिंग का बैच अपना चल रहा है, मस्ती से जानना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, मस्ती से
कर लो, किसी को सजेस्ट करना चाहता है बेझिझक कर देना। आप जिसको सजेस्ट करोगे वो आपके पास आके थैंक यू ही बोलेगा, कभी ये नहीं कहेगा कहाँ फंसा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला है, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं, ऑडियो कॉल वगैरह। अभी बात बता कि मैं भी थक चुका हूँ, इतनी बातें बता दी। लिंकिंग टैग इसको मत भूलना, हाँ ये बहुत जरूरी है भाई, ताकि जो आने वाले मॉक इंटरव्यू वगैरह होंगे ना, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हम लोग कर पाएंगे इस सिस्टम में, ठीक है। सारे बैचेस आपका उसके अंदर आपको लिंक मिल जाता है, एंड दैट्स ऑल। स्पेशल क्लास जैसी आज की हुई है ऐसी और क्लास भविष्य के अंदर जरूर करेंगे। बस इतना चाहता हूँ, स्टे ट्यून्ड, लिंकिंग टू के चैनल से कनेक्ट हो जाओ, फीडबैक देके जाना। प्रोफाइल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्रोफाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ताकि जितने भी सेगमेंट आपको मिल जाए, जैसे कोई भी चीज में लेके आऊंगा तो आपको स्पेशल नोटिफिकेशन वहां पर जरूर मिलेगा। तो दैट्स ऑल। अब थम्स अप देके इजाजत दे दो एक बार, अब एक बार थम्स अप कर दो, फिर आप लोगों की इजाजत चाहूंगा। और लिटरली ऑनेस्टली दिल से आत्मा से यार लव यू दिल से कह रहा हूँ, है ना, मतलब मन खुश हो गया यार। वो क्या था गाना, पता नहीं क्या था, बिन तेरे क्या है जीना, तो बिन तेरे क्या है पढ़ाना, इतना मैं बार बार सबको जरूर कहूंगा, बिन तेरे क्या है पढ़ाना। ओके चलिए, थैंक यू सो मच।